जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में साथियों हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम 12 जून सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं उनको भी साथ में इसमें हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए साथियों अगर आपका भी एग्जाम लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जल का त्रिक बिंदु क्या है, ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जल का त्रिक बिंदु दोस्तों 0.01 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.16 केल्विन दोस्तों टेम्परेचर दोस्तों ये जो है जल का त्रिक बिंदु है। ठीक है। और दोस्तों 611.657 पास्कल दोस्तों लगभग 0.00604 वायुमंडलीय दाब पर होता है। ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा कि जल का जो त्रिक बिंदु वह विशिष्ट तापमान और दाब है जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस एक साथ संतुलन में मौजूद रहती हैं, उसी को दोस्तों जल का त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों को पूछा गया था कि पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका को ये जो पाक जल डमरू मध्य है ये अलग करता है। ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा कि यह जो जल डमरू मध्य है ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग जाफना जिला के बीच स्थित है। ठीक है। ये जो फैक्ट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों को जो पूछा गया था कि 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनान सकीस में दोस्तों ये आयोजित होगा। और दोस्तों ये कब आयोजित होगा, तो 15 से 17 जून 2025 तक। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर था कि कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। ठीक है। अगर दोस्तों इससे पूछा जाए इसका जो विषय था, विषय क्या था, तो याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और डिजिटल परिवर्तन, ये दोस्तों इसका विषय रहा है। अगर दोस्तों बात की जाए ब्रिक्स 2025 का शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा ब्राजील के रियो डी जनेरिया शहर में हुआ है। और दोस्तों ये कब, तो 6 से 7 जुलाई 2025 को ये आयोजित होगा। ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट साथियों को जो पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खान या अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। कितना हो जाएगा, अनुच्छेद दोस्तों 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए अनुच्छेद 23 की, तो मानव तस्करी, बेगारी और अन्य प्रकार के जो बलात्कार श्रम है इनको ये प्रतिबंधित करता है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक धर्म एक ईश्वर का जो नारा है ये किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा श्री नारायण गुरु ने दिया था ये जो नारा है दोस्तों। ठीक है। अगर दोस्तों वे जो अगर पूछा जाए कि ये कहाँ के समाज सुधारक थे, ये दोस्तों केरल के महान संत, समाज सुधारक और अद्वैत वेदांत के समर्थक थे जिन्होंने जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध यह संदेश दिया था। ठीक है। ये दोस्तों केरल राज्य के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर थी वो किसकी बनी हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेटाइट। ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ था स्टेटाइट नामक जो साथियों नरम पत्थर से ये बनी होती थी जिन पर पशुओं की आकृति और सिंधु लिपि अंकित रहती थी। ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा जो ये स्टेटाइट है इसको जो है हिंदी में सिलखड़ी या कभी कभी इसको सोप स्टोन भी कहा जाता है। ठीक है। दोस्तों अगर आपसे ऑप्शन में ये दिया होता सिलखड़ी, तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे पश्चिमी गांव का नाम क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुहार मोती। दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी गांव है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है। ठीक है। भारत का दोस्तों अगर बात की जाए पूर्वी गांव की, तो इसका नाम है किदुथु। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो उत्तरी गांव है, जो उत्तरी गांव दोस्तों है ये है तुरटुक।
ठीक है। इसको दोस्तों ये तुर्तुक जो है गांव, ये जो है उत्तरी गांव है। ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये लद्दाख क्षेत्र में ये स्थित है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अनेक क्वेश्चन पूछा गया था कि धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो धन निष्कासन जो सिद्धांत था दोस्तों ये जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि किस प्रकार जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन इंग्लैंड भेजा जा रहा था, जिससे जो है भारत गरीब होता गया। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों इस सिद्धांत में यही बताया है कि जो भारत गरीब कैसे होता जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, या राष्ट्रपति लोकसभा को कैसे भंग कर सकता है। ये दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया हो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 और अनुच्छेद 14 के दोस्तों अनुसार क्या हुआ, जो राष्ट्रपति को यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही मिलती है। आमतौर पर दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यदि कोई सरकार दोस्तों बहुमत खो देती है और कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बन सकती है, तब भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ये दोस्तों जो फैक्ट दिए हैं इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनसे जो है आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए साथियों इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन जो ब्रह्मा है ये म्यांमार के भूकंप के बाद भारत द्वारा चलाया गया मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान था। ठीक है, यह दोस्तों ऑपरेशन जो है 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के नेताओं से बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा मालवा पठार या विंध्य पर्वत दोस्तों ये कहा जाता है। जबकि दोस्तों जो दक्षिण में दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्कन का पठार है। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर उत्तरी भाग पूछा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मालवा पठार या विंध्य पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों के लिए अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रीवी काउंसिल जो लंदन में स्थित है। भारत के दोस्तों उच्च न्यायालयों जैसे कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास और उच्च न्यायालय जैसे कि जो फैसले दोस्तों के विरुद्ध अंतिम अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है। यह दोस्तों ब्रिटिश काल में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था और भारत में सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों की स्थापना स्वतंत्रता के बाद 1950 में हुई थी। ये दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेट में पूछा गया था कि MS वर्ड 365 में फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा Ctrl+S शॉर्टकट की, या मैक पर जो Command+S का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 2 और 3 को किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो अनुच्छेद 2 और 3 है इसके अंतर्गत संसद द्वारा पारित विधेयकों के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 2 की, इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संबंधित है, और जो अनुच्छेद 3 है ये नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि जो विशेष बहुमत या राज्यों की जो स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में विधेयक पेश किया जाता है और साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट पूछा गया था कि मोरमू गांव जो बंदरगाह है ये किस तट पर स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर ये स्थित है, और ये कहां पर स्थित है, तो ये गोवा राज्य में दोस्तों स्थित है। ठीक है, यह दोस्तों अरब सागर के किनारे जुआरी नदी के मुहाने के पास स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो मुर्मू गांव बंदरगाह है ये कैसा बंदरगाह है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परिसीमन आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों कि परिसीमन आयोग है ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और यह
सरकार या संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और इसके जो निर्णय होते हैं ये अंतिम होते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को डिलीट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टार्ट मेन्यू पहली बार किस विंडोज के साथ सामने आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज 95। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जो किताब है ये किस शताब्दी में लिखी गई थी? तो ये दोस्तों पहली शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। ये दोस्तों आप लोग फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखिएगा और ये जो इसके करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि नीति आयोग द्वारा 2013-14 से 2023-24 में भारत की जो गरीबी कितना कम हुआ है ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 17.89%। ठीक है, यानी कि दोस्तों 17.89% दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की जो रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी जो गरीबी 2013-14 में दोस्तों 29.17% थी, जो कि 2022-23 में यह घट करके 11.28% रह गई। यानी इस अवधि में दोस्तों गरीबी दर में 17.89% अंक की कमी आई है। ठीक है, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 17.89%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2036 तक भारत की शहरी आबादी कितने प्रतिशत होने की संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा लगभग 38.6%। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन एनसीपी के अनुसार दोस्तों अनुसार जो है 2036 में लगभग 60 करोड़ लोग जो है शहरी क्षेत्रों में रहेंगे। ये जो है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन का अनुमान है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ कौन थे और कितना सीट आम आदमी पार्टी को मिला है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा कि जो आम आदमी पार्टी थी इसको दोस्तों कुल 22 सीटें मिली हैं। ठीक है, और दोस्तों बात की पूछा गया था इसके खिलाफ कौन थे? तो ये दोस्तों प्रवेश वर्मा दोस्तों ये बीजेपी के थे, ये जो है इनके खिलाफ थे। ठीक है, ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और जो फैक्ट है इनको देख लीजिएगा कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ 2025 में, इसमें अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़े और उनके खिलाफ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है मैदान में थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 22 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की थी। ठीक है, नई दिल्ली सीट पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा यानी बीजेपी ने हराया, जबकि संदीप दीक्षित दोस्तों ये कांग्रेस के तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, तो ये दोस्तों जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था कि 23 जनवरी 2025 को पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ये जो 23 जनवरी 2025 जो पराक्रम दिवस मनाया गया है ये उड़ीसा के कटक शहर में मनाया गया है। ठीक है, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा उड़ीसा के कटक शहर में। ये दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये जो जयंती थी ये किस नंबर की थी? तो ये दोस्तों जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये 128वीं जयंती थी। ठीक है, और दोस्तों उनके जन्म स्थान और ऐतिहासिक बारावती किले में ये मनाया गया था। यह दोस्तों 3 दिवसीय भव्य समारोह 23 से 25 जनवरी 2025 तक दोस्तों ये आयोजित हुआ था। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि त्रिमूर्ति का संबंध किस गुफा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो त्रिमूर्ति का जो संबंध है दोस्तों है ये एलिफेंटा गुफा से है, जो मुंबई के पास स्थित है। ठीक है, यहाँ दोस्तों भगवान शिव की त्रिमूर्ति यानी जो 3 मुखों वाली प्रतिमा मुख्य गुफा में स्थापित है और यह दोस्तों एलिफेंटा गुफाओं का सबसे प्रमुख आकर्षण है। ये आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मुख्य रूप से क्या क्या आयामों के आधार पर होता है? इसका आंसर दोस्तों याद रखिएगा, जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दोस्तों होता है ये मुख्य रूप से 4 प्रमुख आयामों के आधार पर देशों में लैंगिक समानता का मूल्यांकन करता है। पहला है दोस्तों है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा का अवसर और तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और दोस्तों लास्ट चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, इन दोस्तों चारों जो सूचकांकों का प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक देश को 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है,
जिसमें जो 1 होता है ये पूर्ण लैंगिक समानता और जो 0 होता है दोस्तों ये पूर्ण असमानता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ती अप्सरा का जो प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा कि जो उड़ती अप्सरा का जो प्रसिद्ध चित्र दोस्तों है ये अजंता की गुफाओं में स्थित है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा। ठीक है, गुफा 9 में दोस्तों उड़ती हुई अप्सराओं का भी चित्र है जो गति और सौंदर्य का बोध कराती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछा गया था कि 2025 में कितने प्रतिशत नगरीय क्षेत्र रहने की संभावना है, इसका आंसर होगा लगभग 37%। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2025 तक भारत की शहरी आबादी करीब 54.27 करोड़ यानी कि 522.7 मिलियन होगी, जो कुल अनुमानित जनसंख्या का लगभग 37% है। तो ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लगभग 37%, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीरम के द्वारा किस बीमारी का पता चलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सीरम है, सीरम की जांच से दोस्तों कई बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। मुख्य रूप से सीरम टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित बीमारियों के लिए किया जाता है। पहला दोस्तों है सीरम सिकनेस। यह दोस्तों एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया से जुड़ी बीमारी है जिसमें दाने, बुखार, जोड़ों में दर्द आदि लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है विटामिन की B12 की कमी। इसका भी दोस्तों इससे पता लगाया जा सकता है कि विटामिन B12 की कमी दोस्तों सीरम विटामिन B12 टेस्ट से शरीर में विटामिन जो B12 की मात्रा और उससे संबंधित जो बीमारियों का पता चलता है। अगर दोस्तों बात की जाए सिकल सेल एनीमिया और अन्य जो रक्त विकार हैं, इसका भी दोस्तों इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। तो सीरम के विश्लेषण से दोस्तों खून की कमी और अन्य रक्त संबंधी बीमारियों की पहचान की जा सकती है इससे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है सीरम टेस्ट का उपयोग दोस्तों अन्य कई संक्रमणों, हार्मोन असंतुलित और चयापचय जो संबंधी बीमारियों की पहचान में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने सभी जो है बीमारियों के नाम बता दिए हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व आर्थिक मंच जो है 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कब किया गया था तो ये 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2025 में रेपो रेट कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 2025 में दोस्तों जो रेपो रेट था ये 6.25% था। अगर दोस्तों बात की जाए फरवरी 2025 में जो है आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% जो है यानी जो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जिससे कि यह जो है 6.50% से घट करके 6.25 हो गया था। वर्तमान में दोस्तों जून 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की जो रेपो रेट दर है ये 5.50% है और यह दर दोस्तों 6 जून 2025 को 0.50% घटाकर निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 का जो सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नायस दोस्तों इनको जो है ये मिला था और उन्हें जो है ये सम्मान 95वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024-25 के दौरान प्रदान किया गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को भी ये 2023-24 को जो दिया गया था, इन्हें दोस्तों यह सम्मान 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया था। ठीक है, लेकिन साथियों आपसे पूछा गया था 24-25 का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिलिप नॉयस दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष गोवा में किया जाता है। ये जो फैक्ट है इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पूछा गया था कि जब कोई पदार्थ अतिचालकता प्रदर्शित करता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों यहाँ रखिएगा कि जब कोई पदार्थ अतिचालकता प्रदर्शित करता है तो उसमें निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन होते हैं। उसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, यानी कि उसमें जो विद्युत धारा बिना किसी प्रतिरोध के प्रभावित होती है। पदार्थ के बीच का चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाता है, जिसमें मेन्सर प्रभाव कहते हैं। संक्रमण ताप पर उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा में भी अचानक परिवर्तन आ जाता है।
और दोस्तों इन परिवर्तनों के कारण दोस्तों पदार्थ पूरी तरह से विद्युत और चुंबकीय दृष्टि से अलग व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो इनमें से जो दोस्तों जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो पूछा गया था कि कोलकाता नगर निगम की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा जो कोलकाता नगर निगम है इसकी स्थापना 1726 में हुई थी। और भारत का सबसे पुराना नगर निगम मद्रास नगर निगम है, अब इसे चेन्नई नगर निगम के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1688 में हुई थी। तो ये भी दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमको जो है इतने क्वेश्चन इस जो है 12 जून के जो एग्जाम हुआ था उसमें मिल पाए थे। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन मालूम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग उसमें जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।